हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का। और बहुत समय के बाद आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, और कुछ ऐसे कुछ काम थे। जैसे कि मैं इन्हीं काम क्या था कि जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला टॉपिक जो है, इन टॉपिक्स के ऊपर मैं एक एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को यहाँ पे तैयार कर रहा था। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, और जिस कारण से मैं वीडियोज़ रेगुलर नहीं दे पाया। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आपके साथ रूबरू हमेशा हूँ, और हर टाइम पे आपके पास एक नया वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी पे आप कर रहे हैं, जैसे कि आप यूके ट्रिपल एस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आयोग ने नोटिफिकेशन बहुत सारे पोस्ट के लिए जारी कर दिया है। जैसे कि जेल गार्ड हो गया है, ठीक है। और अभी लैब असिस्टेंट के लिए भी कुछ पोस्टर निकली हुई हैं। वीडियो वीपीडी को तो आपको पहले से पता हुआ है, ठीक है। उसका भी एग्ज़ाम सितंबर से अगर दिसंबर के बीच में होने को अभी तक सूचना है, लेकिन अभी ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं आया है। पटवारी लेखपाल के आपके पास पोस्ट के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका भी सेम सिलेबस रहेगा जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो वीपीडी का जो सिलेबस होगा वही आपका पटवारी लेखपाल का भी सिलेबस होगा। बस वीडियो वीपीडी में आपके पास फिजिकल नहीं है, तो पटवारी में आपके पास फिजिकल मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो क्वेश्चंस कैसे, पहले भी आपके पास पीडीएफ के बारे में आपको पहले पता था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसमें इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ वीडियोज़ में। तो आपको मैंने यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के टोटल वहाँ पे एमसीक्यूज़ वहाँ पे तैयार करके दिए। लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन वहाँ पे मैंने यहाँ पे बना कर दिए हैं। एक भी मैं हमेशा कोशिश मेरी ये रहती है कि इसलिए टाइम मैं नहीं दे पाता वीडियो का, तो क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चंस बनाता हूँ तो कोई भी टॉपिक मेरे से ना छूटे, और हर टॉपिक का मैं वन बाय वन, लाइन टू लाइन आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यूज लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब 1600 ईस्वी में भारत में जो ब्रिटिश जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए जो आए थे, साथ ही उसके बाद महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए एक पूरे का पूरा उनको एक अधिकार मिल गया था। तो कंपनी के यानी कि जो अभी तक जो यानी कि जब तक कंपनी जो थी उसमें सिर्फ व्यापारिक कार्यों को सीमित किया गया था। तो उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी, यानी कि दीवानी मतलब हो गया राजस्व और दीवानी न्याय के जो भी अधिकार उनको प्राप्त कर दिए गए थे, ठीक है। तो इसी से संबंधित में यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे हमारे पास जो थे विशेष जो दो शीर्षक हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कंपनी का शासन हो गया और सम्राट का शासन, जो हमारा संवैधानिक विकास से मिलता है। यानी कि हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं संवैधानिक इतिहास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ने वाले हैं। यानी कि संविधान का विकास कैसे हुआ, कितने यहाँ पे एक्ट आए, किन एक्ट का क्या मतलब था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला। अब इसमें हम सिर्फ एक वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसके आपके पास और भी वीडियोज़ यहाँ पर आने वाले हैं। तो और भी वीडियोज़ का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपके पास वीडियोज़ जो आने वाले हैं तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियोज आपके पास 3 से 4 में यहाँ पे वीडियोज लेके आने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके बारे में एक्सप्लेन भी करना है। तो वीडियो को आप लगातार देखिएगा और चैनल के साथ बने रहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था। तो मैं आज आपके साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इन्हीं एक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का महत्व क्या था, तो उसका सबसे पहले जो महत्व था, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित कर दिया था। साथ ही एक दिशा में इसको, यानी कि नियंत्रित करने की दिशा में, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया था कि पहली बार जो था ऐसा हुआ था कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को भी मान्यता मिली थी। और तीसरा मेन पॉइंट यहाँ पे था कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो आपके पास अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, या बहुत सारी विशेषताएं, इसकी यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं, सॉरी, विशेषताएं जो थी अधिनियम की। तो जैसे कि भारत का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर, जो यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पे बंगाल का यानी कि जो पहले सिर्फ नाम था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। यानी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे कहा जाने लगा था। और उसकी सहायता से 4 सदस्यों की यहाँ पे कमेटी बिठाई गई थी, जिस तरह से कि पहले जो अगर बात करें तो पहले जो गवर्नर जनरल जो हुए थे बंगाल के, वो थे वॉरेन
हेस्टिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो उसके बाद इसके बारे में आपके पास पहले भी मैं इसी के बारे में वीडियो बता चुका हूँ, ठीक है, और इसमें आप देख लीजिए, इसमें लिस्ट दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस अधिनियम के तहत या किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका भी सेम आंसर आपके पास होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले विशेषताएं बताई थी यहाँ पे इसकी, तो इसकी विशेषता मैंने क्या बताई कि बंगाल के गवर्नर को यानी कि गवर्नर जनरल पद यहाँ पे दिया गया था, जो कि हमारे जो कि पहले जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अब इससे बात करते हैं यहाँ पे, अब इसने क्या क्या दूसरा इसने क्या क्या था यहाँ पे कि जो मद्रास हो गया, बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो यानी कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनको भी बंगाल के अधीन कर दिया था, जबकि प्रेसिडेंसी जो थी वो एक दूसरे से अलग थे अभी तक, ठीक है। अब इसमें इसने साथ ही इसने क्या किया कि इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत ही उसने कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। इनकी नियुक्ति वहाँ पर हुई थी। साथ ही इसने बोला था कि जो कंपनी की कर्मचारियों का जो निजी व्यापार करने का पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही जो भारतीय लोगों से जो यानी कि रिश्वत हो गया, उपहार स्वरूप जो भी चीज़ यहाँ पे लेते थे, कुछ काम करने के बजाय कुछ उपहार जैसे जो भी लेते थे उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित यहाँ पे कर देता। साथ ही इस अधिनियम के तहत यानी कि 1773 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। तो एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी के टाइप यानी कि एक प्रशासनिक निकाय के रूप में इसको यहाँ पे बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गया था, ठीक है। किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो यानी कि ये भी आपके पास ऑप्शन नंबर 4 ही होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी, चार्टर एक्ट, ठीक है, 1773 का। नेक्स्ट में यहाँ पे लेके चलेंगे, किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया? अभी आपके पास क्वेश्चन अभी आपके पास इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये सारी चीज़ें की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किस एक्ट द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया? तो ये भी आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन किया गया था, के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया गया था। किस एक्ट, सेवंथ क्वेश्चन है कि किस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया? सारा चीज़ मैं आपके पास पहले डिस्कस कर चुका हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन हो गया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन हो गया था यानी कि निकाय ऑफ जो बॉडी यहाँ पे बनाई थी उन्होंने, तो वो था 1773 का एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे की गई थी, ठीक है। 1773 के चार्टर एक्ट के बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। 1781 का संशोधन अधिनियम यहाँ पर आता है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियाँ थी उसके संशोधन के लिए लाया गया था। इसको थोड़ा आपसे पहले नोटिस करें। पहले मैं इसको थोड़ा कुछ विशेषता आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और फिर इसके बाद में इसके बारे में हम MCQ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो यहाँ पे था, इसने सबसे पहले क्या किया था कि इसमें एक कानून बनाया गया कि गवर्नर जनरल था काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया था, यानी कि इसको अलग मुक्त तौर पर यहाँ पे दिया गया था। जैसे भी प्रेजेंट टाइम आप देखते हैं ना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका जो सब क्या है अलग अलग है ना क्या। तो आपके पास यानी कि जो वो अपना पूर्ण तरीके से पक्षपात तौर को छोड़कर और एक निष्पक्ष रूप से अपना न्याय कर सके, इसलिए न्यायपालिका को हमेशा अलग रखा गया। तो तब से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास बनता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को संशोधन या कमियों में संशोधन करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? तो मैं भी आपके पास ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं आपको बता चुका हूँ 1781 का एक्ट यहाँ पर आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 10th क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। 10th क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम का बंदोबस्त कानून यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है?
तो किस अधिनियम को यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संशोधन जो अधिनियम जो था 1781 के अधिनियम को, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधन अधिनियम 1781 की क्या क्या व्यवस्थाएं विशेषताएं थी? तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी आपके पास, उसके बारे में बताना है। जैसे कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था, यानी कि गवर्नर जनरल और काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दिया था, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी आपके पास सही है, यानी कि आपके पास ए बी सी डी सभी सही हैं। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते कि 1786 के अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। तो अब देखिए 1781 के बाद आता है 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। 1786 का जो अधिनियम था इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहला आपके पास ऑप्शन है, गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कि वह विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को मान्य कर भी सकता है और नहीं भी, यानी गवर्नर जनरल को यहाँ पे एक अधिकार दिया गया कि अगर उसकी जो काउंसिल है, अगर उसने किसी भी प्रस्ताव पर या किसी भी प्रपोजल पर उन्होंने अगर अपनी कोई सलाह दी है, तो इसमें गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार मिला कि वो उनको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, ठीक है, कि अगर किसी सिचुएशन में अगर वो मंत्रिपरिषद से कोई भी, तो इसमें बाध्य नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, बाध्य पूर्ण रूप से नहीं है। अगर कभी लगता है कि जैसे कि बात करें, अगर कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास अलग अलग मल्टीपल्स ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि वो उसको डांट लिया तो अनुमति दे सकता है या अनुमति न देकर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी कि वहाँ पे वो मान्य नहीं, उसके पास कि मानना ही मानना है। सिचुएशन सिर्फ ये होती है जब वो सिचुएशन जब ये होती है कि जब राष्ट्रपति के पास वित्त विधेयक जाता है तो उसमें उसके बाध्य होता है कि उसको परमिशन देनी ही होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे भी था, उस टाइम पे किया गया था कि गवर्नर जनरल के अधिकार मिल गया था 1786 एक्ट के तहत कि वह अपनी काउंसिल के निर्णय को मान्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ सेनापति का पद भी दे दिया गया था। तो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ सेनापति का पद दिया गया? तो आपके पास हो गया, ठीक है, 1786 का अधिनियम। तो यहाँ पे हम विशेषताएं पूछ रहे हैं, तो ए और बी आपके पास ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, तो वो अधिनियम था ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्टर एक्ट 1793 का। अब 1786 के बाद एक आया एक्ट, चार्टर एक्ट आया 1793 का। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जो अधिनियम जो था कि भारत में यानी कि किस अधिनियम के द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार, कंपनी का जो भारत पर का जो एकाधिकार था, व्यापार का जो एकाधिकार था, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के एक्ट के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1786 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को दिए गए अधिकारों को किस एक्ट के तहत भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के लिए विस्तारित किया गया था? तो 1786 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को दिए गए के अधिकारों को किस एक्ट के थे, यानी कि जो 1786 में जो एक्ट, तो कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? एक तो सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद दिया गया था, और दूसरा क्या दिया गया था कि वो अपनी काउंसिल के निर्णय को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। अगर उसको सही लगेगा तो मानेगा, अगर गलत लगते हैं तो उसमें विस्तार करने के लिए उसको संशोधन की बात करेगा और मना कर देगा, ठीक है। तो ये अधिकार जो थे वो कब किस एक्ट के तहत दिए गए? तो ऑब्वियसली 1786 के बाद जो एक्ट आया, देखे तो हम यहाँ पे इसमें देखते हैं यहाँ पे, तो 1786 के बाद जो एक्ट आया 1793, तो 1793 के एक्ट के तहत उसको ये सारी व्यवस्थाएं दी गई थी, ये सारे पद दिए गए, सारे अधिकार दिए गए थे, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, किस एक्ट के तहत व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों या कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? तो किस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य थे और कर्मचारी जितने भी थे, उनका वेतन जो था वो भारतीय रेवेन्यू यानी कि भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। तो किस एक्ट के थ्रू ये किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत किया गया था। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ 2-3 ही एक्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अभी तो 1793 के एक्ट के बारे में भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।